धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं। कैसे इस्तीफ़ा दिया या उनसे कैसे इस्तीफ़ा दिलाया गया होगा, वो महत्वपूर्ण विषय है इसमें, और वो इस देश के लिए सबसे बड़े खतरे की बात है। एक इतने बड़े मार्जिन से जीता हुआ व्यक्ति, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, एक झूठा बहाना करके, बीमारी का बहाना करके अपना पद से इस्तीफ़ा दे देता है। सारी की सारी खबरें कांग्रेस को गलत रास्ते पे ले जाने का एक बहुत बड़ा जरिया उपराष्ट्रपति महोदय थे। मतलब इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे वो जयराम रमेश जी के साथ मिलकर, ये समझ लीजिए आप। उसके बाद भी कौन सी बात नापसंद होगी उनके घर से उनको, एक तरह से अगर मैं ये शब्द का प्रयोग करूं तो गलत नहीं होगा, धक्के मार के एक ही रात में निकाल दिया गया, एक ही दिन में। कि कौन मोदी जी और अमित शाह जी के चमचागिरी में ज़मीन से लेके आसमान तक पार कर जाएगा। अभी धनखड़ साहब की चमचागिरी क्या कम थी, बताओ आप मुझे। भगवान और देवता और पता नहीं क्या क्या नहीं कह दिया मोदी जी को उन्होंने। कौन ये बता पाएगा कि मैं जो आज तक जितने आपके चमचे रहे हैं उनसे भी बड़ा चमचा साबित होऊंगा। ये टेंडर खुला हुआ है ना अभी तो वाइस प्रेसिडेंट साहब के लिए, किसी भी पद के लिए यही टेंडर होता है, मोदी जी और अमित शाह। सर, कैसे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के 2 साल रह गए थे लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत सीधी सी बात है। मोदी जी और अमित शाह जी कब किससे नाराज़ हो जाएं, किस बात पे हो जाएं, ये किसी को नहीं पता है। अभी कुछ कुछ बातें तो निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी पूरी पिक्चर जो है ना अभी बाकी है कि ये धनखड़ साहब का ये अंजाम क्यों हुआ। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं। कैसे इस्तीफ़ा दिया या उनसे कैसे इस्तीफ़ा दिलाया गया होगा, वो महत्वपूर्ण विषय है इसमें, और वो इस देश के लिए सबसे बड़े खतरे की बात है। एक व्यक्ति, अब चाहे भले ही मोदी जी ने ही उनको कैंडिडेट बनाया, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें वो 528 वोट लेके जीते थे, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, बहुत बड़े मार्जिन से, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए 3/4 मार्जिन से वो जीते थे। एक इतने बड़े मार्जिन से जीता हुआ व्यक्ति, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, एक झूठा बहाना करके, बीमारी का बहाना करके अपना पद से इस्तीफ़ा दे देता है, और उसके बाद उसको एक प्रकार से बंदी बना लिया जाता है। जिस प्रकार की रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं उनके घर से उनको, एक तरह से अगर मैं ये शब्द का प्रयोग करूं तो गलत नहीं होगा, धक्के मार के एक ही रात में निकाल दिया गया, एक ही दिन में। तो ये विषय बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से जो, और एसपीजी प्रोटेक्टेड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब, और वो ज़िंदगी भर प्रोटेक्टेड रहेंगे। उनको एक घर भी दूसरा मिलना है, और उपराष्ट्रपति जी कोई दूसरे बन नहीं गए थे कि उनको अगले दिन शिफ्ट होना था। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कोई नए उपराष्ट्रपति जी बन नहीं गए थे अभी, क्योंकि एक चीफ जस्टिस साहब भी हैं, चंद्रचूड़ साहब, उन्हीं के ग्रुप के ही एक जो जज थे जिनके घर से जले हुए नोट बरामद हुए, वर्मा साहब, यशवंत वर्मा जज साहब, उनके गैंग के जो बॉस माने जाते हैं, उनके जो ग्रुप के बॉस माने जाते हैं चंद्रचूड़ साहब, क्योंकि मोदी जी को अपने पारिवारिक एक तरीके से पूजा में भी अपना बड़े भाई के तौर पे, अपनी फैमिली के सबसे मुखिया होने के रूप में पूजा भी करवाते हैं। तो उनका भी घर खाली होना था जब वो चीफ जस्टिस नहीं रहे। उन्होंने तो पूरा ऑलमोस्ट 1 साल लगा दिया खाली करने में, जबकि दूसरे चीफ जस्टिस आए, और संजीव खन्ना साहब जो चीफ जस्टिस साहब थे, वो तो बेचारे उस घर में जा ही नहीं पाए पूरे 6 महीने। तो इन दोनों को अगर आप बैलेंस करेंगे तो एक तरफ तो क्या है, गाजर, और दूसरी तरफ डंडा। जो साथ रहेगा उसके लिए पूरा घर और पूरा दुनिया खोल दी जाएगी। भले ही वर्मा साहब एक प्रकार से, उनके घर में तो जले हुए नोट मिले ही हैं ना। अब मैं वर्मा साहब को कुछ बुरा नहीं बोलता था आज से पहले, लेकिन ये भी कहता था उनको, उनके ऊपर शक करना बगैर कानूनी प्रक्रिया के गलत बात है। लेकिन जब से उन्होंने अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई है, वो इस बात को साबित करती है कि हाँ, दाल में काला नहीं, दाल में बहुत बड़ा काला है, और जिस प्रकार के लोग उन्हें डिफेंड करने आ रहे हैं। तो अब मैं वापस उपराष्ट्रपति जी के ऊपर आता हूँ। आप
ये देखिए कि कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल है जयराम रमेश जी, उनसे उनकी कितनी नज़दीकी थी। ठीक है, सारी की सारी खबरें कांग्रेस को गलत रास्ते पे ले जाने का एक बहुत बड़ा जरिया उपराष्ट्रपति महोदय थे। मतलब इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे वो जयराम रमेश जी के साथ मिलकर, ये समझ लीजिए आप। उसके बाद भी कौन सी बात नापसंद होगी। अब उन्होंने ये सोचा होगा, जो उनसे गलती हुई है, जो मुझे समझ में आती है एक बड़ी गलती, कि वो ये समझने लगे कि मोदी जी और अमित शाह जी, क्योंकि लोकसभा में भी सिग्नेचर कैंपेन हो रहा है, तो शायद मोदी जी और अमित शाह जी जस्टिस यशवंत वर्मा साहब को सच में हटाना चाहते हैं। तो उन्होंने भी बेचारे ने कार्रवाई कर दी बिना मतलब मोदी जी से डायरेक्ट बात किए। तो ये बात इतनी सी उनको नापसंद हुई और उसके बाद आप उनका अंजाम देख सकते हैं। लेकिन सर सवाल तो यही उठता है ना कि एक तरफ जब सरकार के पर्सनल थे, उसके बाद भी इनका इस्तीफा हो रहा है। भैया देखिए, नृत्य करना है आपको, क्या पता कौन सा नृत्य पसंद नहीं आया। यही तो मैंने आपसे कहा है, मोदी जी को एक इतनी सी बात बुरी लग गई तो फिर हिरेन पांड्या को नहीं जानते आप? हिरेन पांड्या साहब को जानते हो? अडवाणी जी ने क्या गुनाह किया था मोदी जी के साथ, ये बता दो आप मुझे। अडवाणी जी के ही तो चेले थे ये, उनके चरणों में बैठते थे हाथ जोड़ के। क्या ऐसा काम कर दिया था अडवाणी जी ने जो उनके साथ जो हशर किया उनका, अडवाणी जी का आज दुनिया देख रही है। इसी प्रकार से मुरली मनोहर जोशी, इसी प्रकार से साध्वी प्रज्ञा, ये जो थी उमा भारती, साध्वी उमा भारती, उनके भी तो चेले थे ये। तो ऐसे सुमित्रा महाजन 50 एग्जाम्पल हैं। ये अमित शाह जी और मोदी जी, आप उनके लिए 1000 काम अच्छे कर लो, एक काम नापसंद। ये स्लीपर सेल को भी जयराम रमेश साहब भी बड़ी उनकी पूरी एकदम सारे के सारे कांग्रेस का मतलब पूरी कांग्रेस में आग लगाने को ही तैयार हो रहा है ना मोदी जी और अमित शाह जी के कहने पे। इतनी सी बात नापसंद हुई तो फिर वो याद कर लें जो अभी धनखड़ साहब के साथ हुआ है। महबूब साहब, आज़ाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि ये बिहार चुनाव को लेकर भी एक बड़ा एक गेम खेला जाने वाला है, यानी एक मुस्लिम को जो उपराष्ट्रपति के तौर पर मतलब लाने वाला है। क्या ऐसा मानते हैं? क्या फिर आप लोग गलत फहमी में आ गए। अब हमारे पीछे देख रहे हैं, चुनाव जिताने का एक ही एक तरीका है, पेपर बैलेट से चुनाव ना कराएं और मशीनों से चुनाव कराएं। यह है सबसे बड़ा जो तरीका है उनको चुनाव जिताने का। बाकी सब तो ये मुंह दिखाई के लिए बहाने हैं। हो सकता है कहीं विदेशों में अपनी छवि सही करने के लिए, क्योंकि ऐसे कभी अभी आ गया ऐसा नहीं है। अभी तो मेरे ख्याल से एक ओपन टेंडर है, उसमें कौन सा व्यक्ति अपने टेंडर में सबसे ज़्यादा जो है टर्म्स कंडीशंस अच्छी रख पाएगा, मतलब कौन ये बता पाएगा कि मैं जो आज तक जितने आपके चमचे रहे हैं उनसे भी बड़ा चमचा साबित होऊंगा। ये टेंडर खुला हुआ है ना अभी तो वाइस प्रेसिडेंट साहब के लिए, किसी भी पद के लिए यही टेंडर होता है मोदी जी और अमित शाह के। कौन मोदी जी और अमित शाह जी के चमचागिरी में ज़मीन से लेके आसमान तक पार कर जाएगा। अभी धनखड़ साहब की चमचागिरी क्या कम थी बताओ आप मुझे? भगवान और देवता और पता नहीं क्या क्या नहीं कह दिया मोदी जी को उन्होंने। लेकिन फिर एक चीज़ नापसंद आ गई, छोटी सी चीज़ होगी कोई, कि उन्होंने शायद उनको अंदाज़ा गलत लग गया कि शायद ये जस्टिस वर्मा को हटाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से थोड़ा काम कर दिया। लेकिन कहा जाता तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अभी तो टेंडर खुला हुआ है, यहाँ कोई धर्म नहीं देखा जा रहा है, यहाँ कौन कितना बड़ा चमचा बनने की क्षमता रखता है ये देखा जाएगा। सर, सूत्रों की माने तो जो वर्मा है, जस्टिस वर्मा, उनको बचाने के लिए कांग्रेस ने जो है पूरा साइन कर दिया था, उसके विरोध में थे। लेकिन वहीं धनखड़ जी ने कांग्रेस की बात को मान लिया, वहाँ पर बुरा लग गया क्योंकि महाभियोग लाने वाले थे मोदी जी, और मोदी जी और बीजेपी महाभियोग लाने वाले थे जस्टिस वर्मा के खिलाफ। और वो महाभियोग इसलिए लाने वाले थे कि जो अभी चुनाव होने वाला बिहार में, उसके चलते ये सारा बखेड़ा होगा। क्या ये सही है? देखिए मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, और जस्टिस यादव भी इसमें घसीटे में आ रहे हैं, उनको बचाने का महाभियोग लाने वाले थे मोदी जी, उनको बचाना था और उनको घसीटना था। देखिए सीधी सीधी बात है, मोदी जी और अमित शाह जी, देखिए अमित शाह जी तो जस्टिस वर्मा के केस में पहले दिन से इन्वॉल्व है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहाँ थे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने 5 मिनट के अंदर अंदर कमिश्नर साहब ने बता दिया होगा अमित शाह साहब को। और उसके बाद से जो भी वहाँ पे हुआ, नोटों की जब्ती नहीं की गई,
सीसीटीवी फुटेज को मिटा दिया गया। वो क्या अमित शाह साहब की मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल सकता था फिर उसके बाद। अब उसके आगे हम चलते हैं, जस्टिस वर्मा को डिफेंड करने कौन कौन आ रहे हैं? कपिल सिब्बल साहब। कपिल सिब्बल साहब कौन है? कपिल सिब्बल साहब वो हैं जिन्होंने G23 का निर्माण किया कांग्रेस पार्टी में, ठीक है। कपिल सिब्बल साहब वो हैं जो कि राज्यसभा में इस महाअभियोग में वोट भी देंगे, लेकिन उनके वकील बन गए जस्टिस वर्मा के। क्या ये नैतिकता है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ना। अब अगले आप अब एग्जाम्पल पे आ जाइए। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है मुकुल रोहतगी साहब का। मुकुल रोहतगी साहब तो बीजेपी और आरएसएस के सबसे जाने माने सबसे बड़े वकीलों में से एक हैं। वो तो अटॉर्नी जनरल भी रहे ना बीजेपी के समय में, इससे पहले तो अटॉर्नी जनरल वही थे ना, थे क्या नहीं थे? तो ये भी बीजेपी के। जो दूसरे दो वकील हैं वो भी बीजेपी के ही एकदम क्लोज हैं, जो दो सीनियर वकील दूसरे हैं। तो ये सारे के सारे जो आरएसएस और बीजेपी के क्लोज लोग हैं वो जस्टिस वर्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़मीन आसमान एक किए हुए हैं। और आप लोगों को क्या ये लगता है मोदी जी जस्टिस वर्मा को सज़ा दिलाना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि वो तो चंद्रचूड़ साहब के जो ग्रुप है उसके मेंबर है ना। तो हाँ, मोदी जी दिखाना ये चाहते हैं कि क्योंकि पूरे देश में जस्टिस वर्मा के जो कांड हुआ है उससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, तो दिखाना ये चाहते हैं कि हाँ मैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक्शन लेना चाहता हूँ, लेकिन लेना नहीं चाहते, सिर्फ दिखावा करना था। अब यहाँ पे क्योंकि धनखड़ साहब से यही तो गलती हो गई कि वो खुद मोदी जी को पढ़ने में गलती कर बैठे, उसी का तो अंजाम मिला है। तो ये है सच्चाई।